Assalamualaikum students. This is me. I am Shahid and hope so you are all doing well. आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारी रिमेनिंग ऑर्गेनेलिज रह गई थी। उम्मीद है जो पहली वीडियो में जो ऑर्गेनेलिज और जो टॉपिक डिस्कस हुए थे वो आपको कम्प्लीटली समझ आ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लास्टिड्स are also the membrane bounded organelles that only occur in the cells of plant and photosynthetic protista। मतलब कि प्लास्टिड्स वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिर्फ प्लांट में पाई जाती हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं, जैसा कि एल्गी वगैरह। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स। अब इनकी 3 टाइप्स हैं, वो हैं क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये सिर्फ ऑर्गेनेलीज जो है प्लांट सेल्स में ही पाई जाती हैं और उन प्लांट सेल्स में जो कि फोटोसिंथेटिक है, मींस कि जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। इनके फर्दर 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट। Like mitochondria, chloroplast is also bounded by a double membrane। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड की फर्स्ट टाइप है, ये भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि उसकी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, और जबकि जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें सिस्टर्नीज थे, इसमें डिफरेंट सैक्स हैं जिसको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। अब जो थैलाकॉइड का एक स्टैक है, मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का। अब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये हमारे पास जो स्टैक्स है ना, इसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। लेकिन जब डिफरेंट थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप हो जाते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम। अब हमारे पास है द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स इज कॉल्ड थैलाकॉइड। द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। अब उस थैलाकॉइड का जो स्टैक है उसको हम कहते हैं ग्रेनम। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेना। ग्रेना फ्लॉट इन इनर फील्ड ऑफ फ्लड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब जो ग्रेना है वो किस चीज में एम्बेडेड है, वो एक लिक्विड में है। जैसे सेल के अंदर जो है वो एक साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, इसी तरह ये क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक फ्लड है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब आगे हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। अब क्लोरोप्लास्ट बेसिकली वो जगह पे है यूकैरियोट्स में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स, और उसमें उससे जो है क्लोरोफिल के साथ जो है वो पिगमेंट्स होते हैं कुछ। ये सारी चीजें जो है वो नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस में, मतलब ये सब चीजें काम आती हैं फोटोसिंथेसिस करने में। These pigments are present in the thylakoid of grana। ये जो पिगमेंट्स हैं ये थैलाकॉइड्स के जो ग्रेनास है ना उनके अंदर होते हैं। The second type of plastids are chromoplast। जो सेकंड टाइप है वो क्रोमोप्लास्ट है। They contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of flower, petals and fruit। अब जो ये है ये क्या करते हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं क्रोमोप्लास्ट, बेसिकली क्रोमो मीन्स कलर। ठीक है, क्रोमो वर्ड जो है वो रेफर करता है कलर्स को। तो जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि ब्राइट कलर्स होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्लांट के पेटल्स में, फूलों की जो पत्तियां हैं वहां पे पाए जाते हैं, और फ्रूट्स वगैरह में होते हैं। देयर फंक्शन इज टू गिव द कलर्स टू दीज पार्ट एंड दस हेल्प्स इन द पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। इनका काम क्या है कि वो जो है वो पार्ट्स को कलर देते हैं। फूल की पत्तियां जो कलर नजर आती हैं हमें, वो इसी वजह से नजर आती हैं कि उनमें जो लिक्विड है वो क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, और ये जो है पोलिनेशन में हेल्प करते हैं और डिस्पर्सल ऑफ फूड। किस तरह से, अब अगर कोई चीज कलरफुल है, अट्रैक्ट कर रही है, तो जो परिंदे हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या और जो पोलिनेशन के वेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंसान ही है वो जो है उसके पौधे को तोड़ेंगे, उसके बीज अगर वहां से उठ के वहां से जो उसके बीज हैं वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये भी एक पोलिनेशन के जरिए ही होता है। तो इट मीन्स कि ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में, क्योंकि ये अट्रैक्शन का काम करते हैं क्रोमोप्लास्ट ड्यू टू देयर ब्राइट कलर्स एंड विजिबिलिटी। ओके,
उसके बाद हमारे पास आते हैं जी लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो है वो थर्ड टाइप है प्लास्टिड की। दे आर कलरलेस, ये जो है वो कलरलेस होते हैं। दे एंड स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये स्टार्च को, प्रोटीन्स और लिपिड्स को स्टोर करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट वेयर फूड इज स्टोर, ये जो है वो उस पार्ट में स्टोर होते हैं, सेल्स के उस पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर करनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर था प्लास्टिड्स का। ये उसकी एक जो है वो क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम बनाई हुई है। डबल मेम्ब्रेनस है, उन्होंने बताया आपको पहले भी, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर जो स्ट्रोमा फ्लड है, थैलाकॉइड्स हैं, और थैलाकॉइड जब पैक्ड अप पाइल्ड अप हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रैनम। ओके, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनेली आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड होती है और न्यूक्लियर एनवेलप के आउटसाइड होती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक इंटरकनेक्टेड चैनल है जो कि सेल के इनवर्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर वाली साइड पे होता है और न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर वाली साइड पे होता है। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ये नेटवर्क जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट किया जाता है। ये इसकी एक स्ट्रक्चर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER भी कहते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is so named because of its rough appearance and due to the numerous ribosomes that are attached to it. इसकी जो पहली टाइप है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रफ अपीयरेंस की वजह से। और वो रफ अपीयरेंस होती क्यों है, क्योंकि इसके साथ जो है बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है। इस जो पिंक कलर की पिक्चर में जो आपको ब्लू ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली राइबोसोम्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम, जो ये क्या कहते हैं पाइपलाइन के आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे पास स्मूथ ER है। ये जो है एंड इट इज इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। अब ये वाला पार्ट क्या करता है, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, मींस कि लिपिड को तोड़ता है एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट। ये क्या करता है, इस सेल के डिफरेंट पार्ट्स में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड द सेल्स, ये उन केमिकल्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है जो कि हमारे सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एक इसकी एक डायग्राम बनी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये न्यूक्लियस से आउटवर्ड होती है और सेल मेम्ब्रेन से इनवर्ड पाई जाती है। रफ पे जो है वो राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन की साइट्स हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं, और उसके बाद जो है अटैच होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हमारे पास आता है जी गोल्जी apparatus. An Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs called cisterni in the cell. In this set, many cisterni are stacked over each other. Golgi apparatus जो है ये कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने इसे डिस्कवर किया था सेल में। In this set, many cisterni are stacked over each other. The complete set of cisterni is called Golgi apparatus और Golgi complex. इसका जो complete set है वो हमें कहलाता है जी Golgi apparatus. It is found in both plant and animal cell. ये दोनों plant और animal दोनों cells में पाया जाता है. It modifies the molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into the small membrane bounded sacs called the Golgi vesicles. इनका काम क्या है कि जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे जो मौजूद राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, वो प्रोटीन वहां से आते हैं, वहां के जो मॉलिक्यूल्स है वहां से आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उनको ये छोटे छोटे स्मॉल जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स में बंद कर दिया जाता है, पैक कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्जी vesicles. These sacs can be transported to the various location in the cells to its exterior in the form of secretion. तो जो ये वाले सैक्स है ना इनको डिफरेंट लोकेशंस पे सेंड कर दिया जाता है, किस फॉर्म में, सिक्रीशन की फॉर्म में। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस का बेसिकली काम क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स जो है प्रोटीन बना रहे हैं, तो गोल्जी ऑपरेटर्स उन प्रोटीन्स को पैकअप करके दूसरे सेल्स के पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं सिक्रेशन की फॉर्म में फॉर देयर यूज।
ठीक है। ये हमारे पास एक जो है वो डायग्राम है गोल्जी ऑपरेटस की। ये हमारे पास वो वेसिकल्स हैं। सबसे पहले ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। वेसिकल्स आए हैं हमारे पास, उस ऊपर से टॉप से स्टार्ट करना है। वेसिकल्स आए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन के वेसिकल्स, इनको जो है वो गोल्जी ऑपरेटस में डाला जाता है, ठीक है। सिस्टर्नीज में से गुजरते हैं, गुजरने के बाद जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड उनको बना देते हैं छोटे छोटे सैक्स में। तो वो जो सैक्स हैं वो हमारे पास इंटरनल यूज के लिए भी यूज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड भी जो है वो मूव कर दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। तो गोल्जी ऑपरेटस जो है बेसिकली उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पैक अप करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी लाइसोसोम्स। In the mid 20th century, a Belgian scientist क्रिस्टन रनी डिड्यूव डिस्कवर द लाइसोसोम्स। मतलब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डिड्यूव, जिसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। ये जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं। Lysosomes contain strong digestive enzymes and work for the breakdown of food and waste material within the cell. Lysosome जो है इनके पास strong digestive enzymes होते हैं, मतलब ये जो food है उसको digest करते हैं, and work for the breakdown of food, और जो food की breakdown में भी work करते हैं, and waste material within the cells, और जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी भी डायरेक्शन करते हैं। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन a lysosome fuses with the vacuole that contains the target material and its enzyme break down the material। मतलब जो फंक्शन के दौरान की क्या करते हैं, लाइसोसोम जो है वो उस वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाते हैं जिसमें टारगेट मटेरियल होता है, मीन के जिस मटेरियल को हमने क्या डाइजेस्ट करना होता है, और फिर जो इसके एंजाइम्स हैं वो उस मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक है। अब जो है हमारे पास आया है पीसेस ऑफ टारगेट मटेरियल। यहाँ से हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स निकले, गोल्जी ऑपरेटस से ही वो बन के निकले हैं, एक सिक्रीशन की फॉर्म है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब ये हमारे पास एक टारगेट मटेरियल है जिसको उन्होंने डाइजेस्ट करना है। ये क्या करेंगे, इसके साथ फ्यूज अप करेंगे। फ्यूज अप करने के बाद जब उसके एंजाइम्स हैं, जब एक लाइसोसोम एक उस वैक्यूल के साथ फ्यूज अप कर जाएगा जिसके अंदर वो मटेरियल है जिसको हमने डाइजेस्ट करना है, तो उसमें उसको फ्यूजन के बाद जो है वो उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद अगली ऑर्गेनेलिज हमारे पास आती है सेंट्रियोल्स। Animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelles known as centrioles. Animals और बहुत से unicellular organism में ना hollow और cylindrical type organelles पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं centrioles. Each centriole is made of 9 triplets of microtubules made up of tubulin protein. अब जो सारी की सारी सेंट्रियोल है ना वो 9 ट्रिपलेट्स मतलब माइक्रोट्यूबुल से बनी हुई है। एक जो सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूबुल्स की, और माइक्रोट्यूबुल्स किससे बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के एक्सटीरियर सरफेस पे बाहर वाली साइड पे पाए जाते हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। जो ये 2 सेंट्रियोल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेंट्रियोसोम। देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब इनका काम क्या है कि जब सेल डिवीजन वाली फेज में जाता है ना, तो सेल से पहले डिवीजन की फेज में जाने से पहले वो सेंट्रोसोम ही होते हैं, लेकिन जब जैसे ही सेल जो है वो अपनी माइटोटिक एक्टिविटी स्टार्टअप करता है, उस सेल डिवीजन वाली साइड पे जाता है, तो जो ये वाले सेंट्रोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो उन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड होकर उनको अपने ऑपोजिट पोल्स पे उसको जो है वो अट्रैक्ट ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचते हैं। इन सम सेल्स ये काम है इनका सेंट्रोसोम्स का जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। कुछ सेल्स में जो है वो सेंट्रोल्स जो है वो सीलिया और फ्लैजिला भी बना लेते हैं। सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली मूवमेंट के लिए जो है वो यूज होता है। ये जो हमने कहा था ट्रिपलेट्स जो है वो 9 ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास। एक सेंट्रियोल को बनाने में 9 ट्रिपलेट्स मतलब कि 3-3 के पेयर, और वो 9 पेयर जो है वो पाए जाते हैं एक सेंट्रियोल में। आगे हमारे पास आता है जी वैक्यूल। वैक्यूल्स आर फ्लड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। जो वैक्यूल्स हैं ये फ्लड फील्ड है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, मतलब कि ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं है। सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। हाउएवर प्लांट सेल्स हैव मैच्योर
Its small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in the center. अच्छा जी, प्लांट सेल जो है वो छोटे छोटे वैक्यूल्स को में जो पानी होता है ना उनका उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है वो फ्यूज करके ना एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जो प्लांट सेल है उसका वैक्यूल सेंटर में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। यही वजह है कि उसका वैक्यूल बड़ा होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड कॉर्नर में पुश कर दिया जाता है। इसी वजह से जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है। अब वैक्यूल प्लांट सेल्स का इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसको टर्जिडिटी चाहिए होती है। प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी चाहिए होती है, हार्डनेस चाहिए होती है, इसीलिए जो है उसमें वैक्यूल में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रखी जाती है। अगली लाइन में वो बता रहा है कि सेल इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड, और जो सेल जो है वो स्टेट में क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। बहुत सारे सेल्स जो है वो मटेरियल को आउटसाइड से लेते हैं इन टू फॉर्म फ्रॉम फूड वैक्यूल इन दी फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और वो मतलब फूड वैक्यूल की फॉर्म में जो है वो मटेरियल लेते हैं एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल, और फिर उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर लिया जाता है लाइसोसोम की मदद से, क्योंकि लाइसोसोम में हमें पढ़ा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज द कंट्रक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं जिनकी बॉडी में जो है वो कंट्रक्टाइल जो है वो वैक्यूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिमिनेशन उनकी कंट्रैक्शन से वो अपनी बॉडी से वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स का फंक्शन ये था। उसके बाद ही हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotes possess the prokaryotic cells which are much simpler than the eukaryotic cells. The main differences between prokaryotic cells are given next. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास आता है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आता है यूकैरियोटिक cells have prominent nucleus bounded by nuclear envelope। जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक्स का वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है, मींस कि उसको वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, और वो जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बाकायदा एक इन्वेलप में बाउंडेड होता है जिससे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली एंड इट्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब जो मतलब कि यूकैरियोटिक्स हैं उनके डीएनए के साथ साथ उनके पास क्रोमोसोम्स भी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, और उनका डीएनए भी जो है वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होता है, और उस रीजन को वो रीजन जो है वो बाकी सेल के निस्बत थोड़ा डार्क नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट बेसिक डिफरेंस यही है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, उनमें डीएनए और क्रोमोसोम्स दोनों होते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, मींस कि उसकी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती, और ना ही वो कोई जो है वो स्पेसिफिकली बाउंड होता है, बल्कि वो एक सिर्फ रीजन में पाया जाता है, और वो रीजन थोड़ा सा बाकी सेल के मटेरियल से डार्क होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अगला डिफरेंस है अदर ऑर्गेनेलिस का। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनकी जो ऑर्गेनेलिस है ना, मोस्टली ऑर्गेनेलिस जो है वो उनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि डबल मेम्ब्रेनस थी हमने पढ़ा, गोल्गी ऑपरेटस वो भी डबल मेम्ब्रेनस थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने देखी। ये सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। while the such membrane bounded organelles are not present in the prokaryotic cells। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज। जो यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो लार्ज साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो एज जैसा कि मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के जो सेल्स हैं यूकैरियोटिक के सेल्स राइबोसोम्स जो हैं वो लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। उसके बाद आता है जी हमारे पास साइज।
यूकेरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। जाहिर सी बात है, जिसमें जितनी ऑर्गेनेल्स हैं ज़्यादा हैं, जिसमें जितनी फंक्शनैलिटी ज़्यादा है, उसमें उतना ही उसका साइज भी ज़्यादा है। तो जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। आगे हमारे पास आती है जी सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स की वो सेल्यूलोज से बनी हुई है प्लांट सेल्स में और काइटन की बनी हुई है फंजाई में। ठीक है, सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में सॉरी एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट्स में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, कुछ प्रोटिस्टा में भी पाई जाती है। लेकिन जो सेल वॉल है यूकेरियोटिक सेल्स में, वैसे एनिमल सेल्स भी एक यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है और फंजाई वगैरह में पाई जाती है। सेल्यूलोज होता है प्रेजेंट सेल वॉल में प्लांट्स के और काइटन होता है फंजाई के। ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल, और जो जितने भी प्रोकैरियोट्स है ना उनकी सेल वॉल में जो है वो पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो अमाइनो एसिड और शुगर्स का एक पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई हैं। हर ईच टाइप ऑफ perform the specific function and all coordinated function become the life process of organisms। और जो हर सेल है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और ये सारे फंक्शंस के कोऑर्डिनेशन से जो है वो लाइफ का प्रोसेस बनता है एक ऑर्गेनिजम्स का। सेल्स ऑफ वन टाइप में डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। सेल जो है वो एक टाइप का दूसरे टाइप से डिफरेंट हो सकता है किन वेज में, इन वेज में। ठीक है, अब हमारे पास है साइज एंड शेप। Red blood cells are round to accommodate the globular hemoglobin। रेड सेल्स जो हैं वो हमारे पास राउंड शेप में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो एक ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है ना, उसको वो अकोमोडेट करने के लिए उनकी जो शेप है वो राउंड होती है। आगे हमारे पास आता है नर्व सेल। नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक हैं और हैव द थिक वॉल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट। और जो जाइलम सेल्स हैं जो कि प्लांट्स में है, वास्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं, ये ट्यूब लाइक होते हैं। ट्यूब लाइक क्यों होते हैं? ये दरमियान से होलो होते हैं, इनकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं, इन्होंने वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। ये हमारे पास है सेल्स की डिफरेंट शेप्स और उनकी साइजेस। उसके बाद हमारे पास आता है जी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। Root hair cells have large surface area for the maximum absorption of water and salts। जो रूट हेयर सेल्स हैं, मीन्स के जो रूट्स पे हेयर पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनके सेल्स जो हैं उनके पास उन लार्ज सरफेस एरिया होता है। उनको लार्ज सरफेस एरिया क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। cells are involved in making secretions are more complex ER and Golgi apparatus। मतलब कि वो cells जिन्होंने secretions बनानी होती हैं different functionalities के लिए, उनके पास ज़्यादा complex endoplasmic reticulum और Golgi apparatus होता है। उसके बाद हमारे पास है जी cells involved in photosynthesis have chloroplast। जो वो वाले cells जो photosynthesis करते हैं उनके पास chloroplast पाया जाएगा। अब chloroplast भी हर cells में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि animal cells जो कि वो photosynthesis नहीं करते तो क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो उन सेल्स में नहीं पाया जाता। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। जो एक सेल है वो भी कई दफ़ा जो है वो पूरी बॉडी के फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको जो है वो फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी के सेल्स के जरिए हम समझ सकते हैं। अब जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स क्या करते हैं? कंडक्ट द नर्व इम्पल्सिस एंड दिस कंट्रीब्यूट इन द कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। अब जो नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं। इस ट्रांसमिशन की वजह से जो बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनता है, ये सेल्स जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मसल सेल्स अंडरगो कंट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन द मूवमेंट्स इन द बॉडी। जो मसल सेल्स हैं वो कंट्रैक्शन करते हैं और जो है बॉडी की मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स किल द फॉरेन एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड
ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस, मतलब जो ब्लड के सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और जो है वो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारा डिफेंस सिस्टम है जो कि आने वाले किसी भी फॉरेन एजेंट्स को जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, उसको किल करता है और हमारी बॉडी को जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारे पास सम स्किन सेल्स। सम स्किन सेल्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल। स्किन के जो सेल्स हैं वो बाहर से आने वाले मटेरियल के लिए जो है वो बैरियर का रोल प्ले करते हैं, एंड सम एज अ रिसेप्टर फॉर द, और कुछ सेल्स जो हैं वो एज अ रिसेप्टर वर्क करते हैं। किसके रिसेप्टर्स? फॉर टेम्परेचर, टच, पेन, ईटीसी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है द सेल्स ऑफ बोन। बोन सेल्स क्या करते हैं, वो डिपॉजिट द कैल्शियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस टू मेक द बोन टफ। जो बोन सेल्स हैं वो अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में कैल्शियम को जो है वो डिपॉजिट करते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो जो बोन है उनको टफ बना सकें, एंड दिस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ द बोन। मतलब कि बोन की जो सपोर्ट करने का एक फंक्शन है उसमें वो अपना किरदार अदा कर सके। उसके बाद हमारे पास आता है सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पे, a cell works as an open system. It takes its substance needed for its metabolic activities through its cell membrane. सेल जो है एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, मींस कि इसको जिस सब्सटेंस की ज़रूरत होती है ना इसकी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, वो क्या करता है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ले लेता है। देन इट परफॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस असाइन टू इट। तो फिर जो है वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करता है जो कि इसे असाइन किए गए हैं। प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है वो प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। सेल जो है वो इधर यूटिलाइज द प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्ट देम टू द अदर सेल्स। सेल जो है वो उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करता है और या फिर वो क्या करता है, वो उन प्रोडक्ट्स को सेल्स के दूसरे सेल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। द बाय प्रोडक्ट्स आर इधर स्टोर्ड और एक्सचेंज्ड आउट द बॉडी। जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं अगर तो वो यूजफुल है तो वो स्टोर कर ली जाती हैं, अगर वो यूजफुल नहीं है तो उनको वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सेल्स आर सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज। सेल्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं अपनी साइज में। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड द माइक्रोप्लाज्म्स with diameter between 0.1 picometer to 1.0 picometer। ठीक है, माइक्रोमीटर सॉरी। द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड सेल्स। बर्ड्स एग, मतलब जो सेल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो बैक्टीरिया के जितने, जो कि हमारी नेकेड आई से हम नहीं दे सकते। और जो सबसे बड़े सेल्स हैं वो बर्ड्स के अंडे हैं। एंड द लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स एंड द नर्व सेल्स। और सबसे बड़े सेल्स जो हैं वो हमारे मसल सेल्स हैं और हमारे नर्व सेल्स हैं। मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। बहुत से सेल्स जो हैं वो इन दोनों, मतलब जो ये हमने बताई हैं एक्सट्रीम्स, इनके दरमियान की साइज के भी होते हैं। उसके बाद है साइज। सेल साइज एंड शेप्स आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन। सेल का जो साइज और शेप है वो उसके फंक्शन से रिलेट करता है। बर्ड एग्स आर बल्की। बर्ड्स के जो एग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, मतलब वजनी होते हैं, बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग। उनके पास जो है वो एक नए परिंदे को परवान चढ़ाने के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। Long muscle cells are efficient in pulling the different body parts together. Long muscle cells जो हैं वो इतने efficient होते हैं कि वो different body parts को आपस में pull करने के लिए together होते हैं। उसके बाद है lengthy nerve cells can transmit the messages between different parts of body। जो nerve cells हैं जो कि size में लंबे लंबे होते हैं वो क्या करते हैं, वो body के different parts में messages को transmit करते हैं। On the other hand, small सेल साइज आल्सो हैव मैनी बेनिफिट। जो स्मॉल साइज के सेल्स हैं उनके भी बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो कि बहुत छोटे हैं, माइन्यूट होते हैं, आर ओनली 8 micrometer in diameter and therefore can move through one our tiniest blood vessels capillaries। मतलब कि हमारी कैपिलरीज कितनी बारीक है, ये सेल्स उनमें उससे भी छोटे हैं क्योंकि हमारी उन छोटी छोटी ब्लड वेजल्स में से भी मूव कर जाते हैं। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज इन रिलेशन विद देयर वॉल्यूम्स। लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। मतलब कि लार्ज सेल्स का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा कम होता है एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स का। उसके बाद हमारे पास आता है जी, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि फिगर के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें दी हुई है।
ठीक है, मतलब 30 माइक्रो सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज, जो एक बड़ा है लार्ज, उसका सरफेस एरिया जो है वो 54 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, जबकि छोटे छोटे अगर हमने वो जोड़े हुए हैं तो उनका जो सरफेस एरिया है वो उससे ज्यादा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आता है जी, नीड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। मतलब कि सेल का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा ना, वो उसका वेस्ट भी उतना ज्यादा बनेगा और उसको न्यूट्रिएंट्स भी उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जितना बच्चा जो है वो छोटा है तो उसकी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है वो इतनी ज्यादा नहीं होती और उसका वेस्ट भी इतना ज्यादा वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती उसकी बॉडी। इस तरह ये है कि जो सेल का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि बॉडी में कितनी जो है वो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और वो कितनी जो है वो वेस्ट बना रही है। सेल टेक्स अप द न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट द वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। सेल जो है वो अपनी मटेरियल लेता भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ही है और जो है अपनी जो है एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको भी एक्सक्रीट आउट जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ही करता है। सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। जो लार्ज वॉल्यूम है सेल का वो डिमांड क्या करता है, वो लार्ज सरफेस एरिया, मतलब लार्ज वॉल्यूम के लिए लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। उसके बाद है बट एज द शोज फिगर शोज अ लार्ज सेल हैज मच स्मॉलर surface area relative to its volume than smaller cells. Hence we conclude that the membranes of small cells can serve their volumes more easily than the membrane of large cells। मतलब कि जो membranes हैं वो स्मॉल सेल्स की वो इजीली वर्कआउट कर सकती हैं, वर्क परफॉर्म कर सकती हैं अपने एज कंपेयर टू द मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज सेल्स। उसके बाद हमारे पास आता है जी